नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज हम आपको विवाह सहम की गणना करना बताएंगे। भाग्य सहम होता है, विवाह सहम होता है, संतान सहम होता है, ऐसे तमाम प्रकार के सहम हैं। ज्योतिष में दशा, महादशा, अंतरदशा और विविध प्रकार की गणनाओं के माध्यम से, गोचर आदि के माध्यम से समय का निर्धारण किया जाता है। जब भी कोई कुंडली दिखाता है तो बेसिकली उसके प्रश्न होते हैं कि यह चीज़ मेरे जीवन में कब होगी, संतान कब होगा, विवाह कब होगा, अच्छा समय कब आएगा, भाग्योदय कब होगा, काम अच्छा कब चलेगा। तो इन सारे के लिए ये एक सिद्धांत है, सहम सिद्धांत। देखिए, जो झूठ होता है वो 100% होता है, क्योंकि वो झूठ है तो वो तो 100% ही होगा। लेकिन सत्य जो होता है वो 100% नहीं होता, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है और संभावनाएं होती हैं, क्योंकि सत्य के बार बार घटित होने की संभावना होती है, लेकिन जो असत्य है वह एक बार में ही होगा, 100% होगा। तो इसलिए ज्योतिष में कभी भी कोई भी चीज़ यह निर्धारित नहीं है कि इसी समय पर ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा होने की संभावना है, यही होता है। कितने मेथड का इस्तेमाल करके रिजल्ट निकाला जा रहा है उस बात से एक्यूरेसी बढ़ती है। तो अन्य विधियों के अलावा आप जो है विवाह सहम का भी प्रयोग करिए विवाह का समय जानने के लिए। विवाह सहम के लिए क्या करना है, आपको अपनी लग्न कुंडली लेनी है और लग्न कुंडली का लग्नेश देखना है। लग्न को नहीं, लग्नेश, लग्न का जो स्वामी ग्रह है उसके स्पष्ट को लेना है कि वह किस राशि पर, अंश पर और कला पर गोचर कर रहा है, उसको लेना है। और चूंकि हम निकाल रहे हैं विवाह सहम, तो विवाह का भाव होता है सप्तम, तो सप्तमेश के भी स्पष्ट को हमें लेना होगा। यहाँ पे सूत्र मैंने लिख दिया है विवाह सहम निकालने के लिए, लग्नेश स्पष्ट प्लस सप्तमेश स्पष्ट को हमें लेना है। आप देख लीजिए कि आपका लग्नेश कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है। जिस राशि में बैठा होगा उस राशि को नहीं लेंगे, उसके पिछली राशि को लेंगे, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर मीन राशि में इस कुंडली में गोचर कर रहा है, जबकि मीन राशि में बैठा हुआ है, जबकि कुंभ राशि को ये पार कर गया है। तो जिस राशि को पार कर गया होगा उसे लेना होगा। तो यहाँ पे चंद्रमा लग्नेश है, किस राशि को पार कर गया है, 11 नंबर, तो आप उसे नोट करिए, जिस राशि को पार कर गया है। आसानी के लिए मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं कि आपको सबसे पहले क्या लिखनी है, राशि, फिर क्या लिखना है, अंश, फिर क्या लिखना है, उसकी कला लिखनी है। तो यहाँ पे लग्नेश की जो बीती हुई राशि है वह कौन सी है, 11 नंबर की राशि, कुंभ राशि को पार कर गया है। और कितने अंश पर है, यहाँ पर मैंने लिखा है, लग्नेश चंद्रमा है, 11 लेंगे, और कितने अंश पर है, ये डेट ऑफ बर्थ मैंने दिया है, इस हिसाब से देखेंगे तो 10 अंश पर है, और कला पर कितने हैं, 18 कला पर है। तो इसको मैंने नोट कर लिया। इसी प्रकार से अब आपको सप्तमेश जो है, यहाँ पे सप्तमेश कौन है, मकर राशि है, स्वामी कौन है, शनि है। शनि कहाँ बैठा है, 9 नंबर की गिनती में बैठा है, यानी इस कुंडली में शनि धनु राशि में है। धनु राशि में है तो इसका मतलब कौन सी राशि पार कर गया है, वृश्चिक राशि पार कर गया है। तो यहाँ पे जो राशि पार कर गया है उसे लिखेंगे। कितने अंश पर है, कितने कला पर है, यहाँ से देख लीजिए, मैंने लिख दिया, आप चाहें तो इस उदाहरण से निकाल सकते हैं। 8 अंश पर है तो ये अंश लिख लिए, और 5 कला पर है, इसको भी नोट कर लीजिए। यानी जो राशि वाले कॉलम में हमें वह ग्रह जिस राशि में है उसे ना लेकर के पिछली राशि लेनी है, फिर दोनों का योग करेंगे। अब यहाँ पर योग करने में ही सारी कला है आपकी,
सारी स्किल है। और सिर्फ आप सहम निकालना ही नहीं सीख जाएंगे बल्कि ग्रहों के अस्पष्ट को जोड़ना भी सीख जाएंगे। थोड़ा ध्यान से देखिए, दो स्थितियां बनती हैं। कला का जो हमेशा अधिकतम मान होता है ये 60 होता है और अंश जो होता है ये 30 होता है, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और राशि जो होता है ये 1 होता है। अब यहाँ पर हम इस उदाहरण कुंडली में 18 और 5 जोड़ दिए तो ये आ गया 23 कला। अंश अगर जोड़ेंगे तो 10 8 18 हो गया। ये तो यहाँ पे आसान है जोड़ना। अभी एक दूसरा उदाहरण से मैं समझाऊंगा कि जब ये 60 से अधिक हो जाए, अंश का योग 30 से अधिक हो जाए, तब कैसे जोड़ना, वो मैं अभी आगे सिखाऊंगा। अब राशियों का योग कर लीजिए। 11 और 8 कितना हो गया? 19 हो गया। अच्छा, आप ये जान लीजिए राशि का मान कितना होता है? 30। 0 से 30 अंश की क्या होती है? एक राशि होती है। कला क्या होता है? 0 से 60 अंश। राशि जो होती है वो 1 से 12 तक होती है। मेष 1, वृष 2, मिथुन 3, ऐसे मीन हो जाएगा तो 12। यहाँ पे हमें मिला क्या है? 19 मिला है, जो कि 12 से अधिक है। अगर इस राशि का योग 12 से अधिक होगा, 12 तक है तो आपको वही ले लेना, लेकिन अगर ये 12 से अधिक हुआ, जैसे यहाँ हुआ है 19, तो इसी में से आपको 12 घटाना पड़ेगा। 12 इसमें से घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 7। 7वीं राशि 18 अंश और 23 कला मिल गया। तो इस कुंडली के अनुसार आपको 7 प्राप्त हुआ है। और हमने अभी आपको बताया यहाँ पे जो प्राप्त हमने जो लिया है वो बीता हुआ लिया है। शनि का बीता हुआ वृश्चिक राशि और चंद्रमा का बीता हुआ कुंभ राशि। ऐसे यहाँ पर जो प्राप्त होगा ये भी बीता हुआ ही मिलेगा, यानी तुला राशि हमें प्राप्त हुई है। अब ये तुला राशि बिता करके अगली राशि में इनके विवाह का सहम पड़ेगा। तुला के बाद कौन सी राशि पड़ती है? वृश्चिक। यानी इस कुंडली में विवाह सहम यहाँ पड़ा हुआ है वृश्चिक राशि में। यहाँ जो राशि आएगी उसकी अगली राशि आपको लेनी है। मान लीजिए 12 आया तो यानी 12 बीत गया है। 12 के बाद कौन सी राशि आएगी? मेष राशि आएगी, उसे लेंगे। अगर यहाँ पर 3 आया हुआ है तो यानी तीसरी राशि बीत गई है। कुंडली में जहाँ तीसरी राशि है वो बीत गई है। चौथी राशि पे जाएंगे जहाँ 4 नंबर लिखा होगा। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, फिर मैं अभी यहाँ पे योग एक दूसरा उदाहरण लूंगा जब ये 60 और 30 से अधिक हो। पहले प्रयोग करना सिखाता हूं। जो भी विवाह का सहम आएगा, जब उस सहम पर गोचर में गुरु का गोचर पड़े, यानी जब वृश्चिक राशि में इस कुंडली के अनुसार गुरु का गोचर उस राशि को प्रभावित करे, गुरु का गोचर, ट्रांजिट ऑफ जुपिटर, यानी बृहस्पति उस राशि पर गोचर कर रहा हो या उस राशि पर कहीं से दृष्टि डालेगा गोचर में, जब कभी भी विवाह होने की उम्र में, ना कि 3-4 साल की उम्र में ही यह योग लागू होगा। जब भी बृहस्पति इस राशि पर गोचर करेगा या कहीं से इस राशि पर दृष्टि डालेगा, तब विवाह होने की संभावना रहेगी। दूसरा सूत्र, जो इस विवाह सहम का स्वामी है, कौन सा ग्रह स्वामी है? मंगल। तो जब भी गोचर में जुपिटर मंगल के ऊपर से गुजरेगा इस कुंडली के अनुसार, अब किसी का मान लीजिए 7 आया तो 7 का स्वामी कौन होगा? शुक्र। तो जब शुक्र के ऊपर से गुरु का ट्रांजिट होगा, 5 आया तो सूर्य के ऊपर से जब गुरु का ट्रांजिट होगा विवाह की उम्र आ जाने पर, तो उस समय में विवाह का योग बनेगा। यानी विवाह सहम पर गुरु का गोचर, विवाह सहम पर गुरु की दृष्टि गोचर में पड़ना, विवाह सहम का जो स्वामी है उसके ऊपर से गुरु का गुजरना, ये योग बनाएगा विवाह का। अगला, जो विवाह सहम आया हुआ है भाव या राशि, जब उस राशि पर से आपके 7वें भाव का जो स्वामी है वह गोचर करेगा, तब विवाह की संभावनाएं, जितनी संभावनाएं बनती हैं सबको पहले नोट किया जाता है कुंडली देखते समय कि हाँ इन्होंने विवाह का सवाल पूछा है। विवाह का सवाल पूछा है तो यानी विवाह की उम्र हो गई है।
अगर नहीं हुई है तब पूछ रहे हैं, तब आपको उस एज का कैलकुलेशन कर लेना होगा। मान लीजिए किसी 10 साल के बच्चे का पूछा गया है, तब आप उस बच्चे के 24-25 साल की उम्र में या वहाँ पर जहाँ का बच्चा है वहाँ विवाह की परंपरा क्या है, किस उम्र के करीब में विवाह होता है, ये आप सामने वाले से पूछ लीजिए, फिर उस उम्र के हिसाब से गोचर को देखिए। तो जो विवाह सहम बना है जो राशि, उस राशि के ऊपर से सप्तमेश का गोचर होगा तो विवाह का योग बनेगा, अथवा महादशा और अंतरदशा में जब कहीं एक जगह विवाह सहम का जो स्वामी है वो कहीं पर हो महादशा अंतरदशा में, और एक जगह पर क्या हो, सप्तमेश हो। जैसे यहाँ पे सहम का स्वामी मंगल बना, अब मंगल की महादशा किसी की चल रही है और अंतरदशा शनि की चल रही है जो कि सप्तमेश है, तो उस समय में विवाह की संभावनाएं बन जाएंगी। या शनि की महादशा हो या मंगल की अंतरदशा हो तो भी विवाह का योग उस समय बन रहा है। जो विधि आप लगा रहे हैं फिर उस विधि को महादशा अंतरदशा में देख लीजिए, योगिनी दशा में, विषोत्तरी दशा, दोनों से मिला लीजिए। जो आपने सहम से निर्णय निकाला है अगर उसमें कहीं भी योगिनी दशा भी संकेत कर दे रही है, दशा योगिनी भी आ गई है विवाह वाली या विषोत्तरी दशा भी आ गई है, तो निश्चित रूप से उस समय में विवाह हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ दूसरी विधि, जब यहाँ पर योगफल अधिक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कला राशि 11 है, अंश यहाँ पर हम अंश को भी बदल देते हैं और कलाओं को भी बदल देते हैं। अंश यहाँ पर एक जगह है 25 और एक जगह पर है 10, यानी 8वीं राशि पार करके 10 अंश पर, और कला यहाँ पर एक जगह 35 है और एक जगह कला यहाँ पर, यहाँ भी 35 है। अब इनका योगफल करेंगे तो विशेष ध्यान से देखिए, कला का अधिकतम मान हम सिर्फ 60 तक ले सकते हैं, 60 भी नहीं ले सकते, 59 ले सकते हैं। जैसे 60 होगा तुरंत वह एक अंश में बदल जाएगा। अब जब हम इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 70। तो जब भी आपकी कलाओं का योग यहाँ पर 59 से अधिक हो, यानी जैसे ही 60 होगा तो वो 60 मिल करके पूरा का पूरा एक अंक बन करके इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे 70 आया तो आप ऐसा करिए कि इसका अधिकतम मान कितना है, 60। तो अगर यहाँ पर 60 या 60 से अधिक हुआ तो उसको घटा दीजिए। यहाँ पर हम 60 घटा देंगे 70 में से, तो कितना बचेगा, 10 हम यहाँ लेंगे, 70 में से 10 यहाँ रखेंगे, और जो 60 बचा हुआ है, 60 10 70, जो 60 बचा हुआ है वह एक अंश में तब्दील हो करके इसमें जुड़ेगा। इसको जोड़िए, 25 और 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। ये कितना अंश हो जाएगा, 35, और एक अंश हमको इधर से मिला था, ये कितना हो गया, 36। अब अंश का अधिकतम मान कितना हम ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, क्योंकि अंश जो है एक राशि का अंश 0 से 30 ही होता है, 31 नहीं होता है। तो ये 36 हुआ, तो इसमें से हम कितना घटा लेंगे, 30 घटा लेंगे। अगर ये 30 हुआ या 30 से अधिक हुआ तब हमको घटाना पड़ेगा। 30 हुआ तो सीधे एक अंश बना करके इसमें जोड़ेंगे। अब ये 36 हुआ, 30 घटा लेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिला, 6 मिला, और जो 36 में से 6 हमने लिया, 30 बचा जो, वो 30 आ करके एक राशि में बदल करके अब इसमें जुड़ेगी। अब ये क्या हो गया, 11 8 कितना हो गया, 19 हो गया, और एक हमको इधर से मिला है उसको भी हम यहाँ जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 20 हो गया। तो इस प्रकार से करेंगे। अब 20 में से 12 घटा करके 20 में से 12 जाएगा तो 8 आएगा, यानी 8 राशि पार हो चुकी है। जहाँ 9वीं राशि लिखी होगी कुंडली में वो विवाह का सहम बनेगा। विवाह सहम पे गुरु की दृष्टि पड़ना गोचर में, गुरु का विवाह सहम पर गोचर करना, विवाह सहम का जो स्वामी है उसके ऊपर से गुरु का ट्रांजिट होना, विवाह सहम के ऊपर से सप्तमेश का गोचर होना, विवाह सहम और सप्तमेश दोनों की दशा अंतर दशा अगर कहीं चल रही है तो विवाह का योग बन जाएगा। ये सारी चीजें लगा करके आप विवाह सहम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए
क्योंकि आगे हम भाग्य सहम, कर्म सहम और संतान आदि के बारे में भी इसी प्रकार से चर्चा करने वाले हैं।